आप सभी को अस्सलाम वालेकुम और दोपहर का नमस्कार। एजुकेशन अफेयर्स के इस प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग घटना चक्र जो कि हिंदी विषय के लिए हैं, जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो या फिर नेट हो, जेआरएफ हो, कहीं ना कहीं उनसे भी संबंधित है। बहुत सारे ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो कि टोटली पीवाईक्यूज हैं, जो कि कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो हम लोग छायावाद काल से संबंधित प्रश्नों को देख रहे थे। उसमें हम लोगों ने 50 से भी ज़्यादा प्रश्नों को देखा था और आज भी हम लोग 50 से भी ज़्यादा प्रश्नों को देखेंगे तथा उसका अच्छे से विस्तारपूर्वक विश्लेषण करेंगे। आइए देखते हैं कि आगे की प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि पंत जी का महाकाव्य कौन सा है? तो इसमें से पंत जी का महाकाव्य है वह है लोकायतन है। कि लोकायतन महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है। लोकायतन क्या है? गांधी जी का जो जीवन है उस पर आधारित सुमित्रानंद पंत द्वारा रचित एक महाकाव्य है, जिसका प्रकाशन 1964 में होता है और यह 2 खंडों में है। पहला है बाह्य परिवेश तथा दूसरा है अंतः चेतना, और इसमें भारतीय जीवन की स्वाधीनता से पूर्व और पश्चात की जीवन गाथा का चित्रण किया गया है। अगर हम लोग पंत यानी सुमित्रानंद पंत जी की बात करें तो इनका जन्म 20 मई 1900 को होता है और यह उत्तराखंड के कौशानी में हुआ। उत्तराखंड के कौशानी नामक गांव में 1900 में होता है तथा इनकी मृत्यु 1977 ईस्वी में होती है। और यह प्रकृति के अत्यंत कोमल और संवेदनशील बहुत अच्छे से चित्रण करते हैं और इनको हम लोग प्रकृति के सुकुमार से के नाम से भी जानते हैं। अगर इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें हम लोग तो पल्लव हो गया, जो कि 1927 में प्रकाशित होता है। गुंजन 1932 में, 1936 में युगांत और 1938 में युगवाणी और 1940 में ग्राम्या। और उसके बाद स्वर्ण किरण हो गया और स्वर्ण ध्वनि जो कि 1947 में। फिर एक चिदम्बरा आती है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, 1958 में आती है, जो कि पंत जी के द्वारा ही रचित है। और जो चिदम्बरा है, चिदम्बरा उसको 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है और 1973 में इनका देहांत हो जाता है। अगला प्रश्न 184 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है? तो इसमें से 2 पुस्तक है जो कि महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है। पहला तो इसमें महामानव हो गया और दूसरा लोकायतन। जो महामानव है वह ठाकुर प्रसाद सिंह के द्वारा रचित है तथा लोकायतन किसके द्वारा रचित है? तो सुमित्रानंद पंत के द्वारा यह रचित है और दोनों महात्मा गांधी के जीवन पर ही रचित एक प्रबंध काव्य है जो महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है। जबकि आत्मजयी, इसमें आत्मजयी दिया गया है जो कि कुंवर नारायण सिंह के है और यम और नचिकेता प्रसंग पर आधारित है। और एक पुरुष और के स्थान पर एक और पुरुष नाम होता तो यह डॉक्टर विनय की काव्य रचना होती। ठीक। बूढ़ा चांद के लेखक कौन है? तो इसके भी लेखक कौन है? सुमित्रानंदम पंत जी हैं, कला और बूढ़ा चांद के लेखक। और कला और बूढ़ा चांद के लेखक सुमित्रानंदम पंत। इनके बचपन का नाम गोसाई दत्त है। और पंत जी के और अन्य रचनाओं की बात करें हम लोग तो उच्छ्वास हो गया, ग्रंथि हो गया, वीणा, लोकायतन, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धुली, उत्तरा, वीणा, चिदम्बरा। चिदम्बरा के लिए 1968 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है। फिर पतझर हो गया, एक भाव क्रांति हो गया, फिर गीतहंस, शंख ध्वनि, किरण वीणा, समाधिता और ग्राम्या। सुमित्रानंद पंत की कृति लोकायतन एक प्रबंध काव्य है जो कि महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है और इनका 1960 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। कला और बूढ़ा चांद के लिए एक, और कला और बूढ़ा चांद क्या है? एक काव्य संग्रह है। लोकायतन पर इनको सोवियत लैंड, नेहरू और चिदम्बरा पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि 1968 में मिलता है। और सुमित्रानंद पंत की ग्राम्य कृति का संबंध क्या है? ग्रामीण परिवेश से। इनकी ग्राम्य कृति का जो कि ग्रामीण परिवेश से संबंधित है। वहीं पर पंत जी ने ग्राम्य में गांव की विविध समस्याओं का भी आकलन किया है। युगवाणी में मार्क्स और गांधीवाद के सिद्धांतों को पुस्तक से पढ़कर छंदोबद्ध किया है। और पंत जी ने अपनी पहली कविता गिरजे की घंटा जो कि 1916 में आती है यह रची। और गुंजन को उनका अंतिम छायावादी काव्य संग्रह माना जाता है। जो गुंजन है इनको अंतिम इनका छायावादी काव्य संग्रह माना जाता है। किसके? सुमित्रानंद पंत जी का। अगला प्रश्न है 186 नंबर की, पंत को उनकी किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है? तो यह चिदम्बरा के लिए मिलता है इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो कि कब मिलता है? 1968 में। और बात करें तो चिदम्बरा की तो यह क्या है? यह कवि सुमित्रानंद पंत की
जो 1937 से लेकर 1957 तक की जो 20 वर्षों का एक काव्य यात्रा है, जैसे युगवाणी हो गया, ग्राम्या हो गया, स्वर्ण किरण हो गया, स्वर्णधूलि, युगपत, उत्तरा हो गया, फिर अतिमा हो गया, तो इन सब कविताओं को क्या किया गया, इसमें शामिल किया गया है। और इस संग्रह का मुख्य विषय क्या है, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों दर्शनों के समन्वय पर आधारित है। संक्षेप में अगर हम लोग चिदंबरा की बात करें तो यह केवल कविताओं का संग्रह नहीं बल्कि एक कवि की चेतना का विकास है, जिसमें वह प्रकृति के सौंदर्य से मिलकर सामाजिक और आध्यात्मिक चिंतन की ओर बढ़ता है। 187 नंबर प्रश्न है, चिदंबरा के रचनाकार कौन है? तो सुमित्रानंद पंत जी है, जिनका जन्म 1900 में होता है तथा मृत्यु इनकी 1977 में होती है। अगला प्रश्न है, लोकायतन किस विधा की रचना है? तो लोकायतन एक प्रबंध काव्य है। ठीक, यहाँ पे कुछ खंड का प्रबंध और मुक्तक और नीति काव्य है, इसके विषय में थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे पहले समझते हैं प्रबंध काव्य क्या है। प्रबंध काव्य क्या होता है कि जिसमें एक प्रमुख कथा शुरू से अंत तक क्रमबद्ध रूप से चलती रहती है और इसमें जीवन की किसी महापुरुष या ऐतिहासिक घटना का विस्तृत और संपूर्ण वर्णन होता है और यह अक्सर कई सर्गों या अध्यायों में विभाजित होता है। जैसे कि अगर उदाहरण के तौर पर अगर हम लोग समझे प्रबंध काव्य को, तो तुलसीदास द्वारा जो रामचरितमानस है वो हो गया, जिसमें क्या है, भगवान राम का ही इसमें वर्णन हमको देखने को मिलता है संपूर्ण और पूरा पूरा का पूरा। और वहीं पे अगर हम लोग अगला खंड काव्य की बात करें तो खंड मतलब खंड खंड के समझ सकते हैं, तो खंड भी क्या है, प्रबंध काव्य का एक ही प्रकार माना जाता है। मतलब प्रबंध काव्य का ही एक प्रकार है ये प्रबंध काव्य का, लेकिन इसमें क्या है कि किसी व्यक्ति की जीवन की संपूर्ण गाथा नहीं होती है। जहाँ पर प्रबंध काव्य में क्या हो रहा था कि एक व्यक्ति के जीवन पर ही सारी की सारी कथाएं हो रही थी, बट खंड काव्य में क्या है, ऐसा नहीं होता है। और इसमें क्या है कि जीवन की किसी एक विशिष्ट घटना या एक भाग का वर्णन होता है। ठीक, मान लीजिए खंड का क्या मतलब, एक एक खंड में बांट देना है। मान लीजिए जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे समझे तो मान लीजिए पनीर ही है, पनीर को हम लोग बहुत पीसेस में बांट दे रहे हैं, तो एक पीस की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो वही एक तरीके से खंड काव्य होता है। जैसे कि मानव जीवन में, आपके जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटित हुई होंगी, बट जैसे कि मान लीजिए एक सबसे अच्छी घटना कौन सी है, अगर हम लोग उसकी बात करें तो किसी विशेष घटना की अगर बात होती है तो सिर्फ उसी का वर्णन खंड काव्य कहलाता है। और उदाहरण के तौर पर हम लोग जैसे कि मैथिली शरणगुप्त का पंचवटी हो गया, जिसमें क्या है, राम लक्ष्मण और सीता के वनवास के हिस्से का वर्णन है। तो पंचवटी में क्या है, इसमें सिर्फ एक हिस्से का हमको वर्णन देखने को मिलता है, वनवास का। और अगला क्या है, मुक्तक काव्य। इसी में मुक्तक काव्य क्या होता है कि मुक्तक काव्य में प्रबंध या फिर कथा का बंधन इसमें नहीं होता है एक तरीके से। इसमें प्रत्येक छंद या पद अपने आप में क्या होता है, पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है, तो इसमें यह एक तरीके से छंदों में नहीं बना रहता है, कह सकते हैं। और नीति काव्य क्या है, एक तरीके से नैतिक शिक्षा या नैतिक क्या सही है क्या गलत है, इस प्रकार के काव्य को नीति काव्य कहते हैं। अगला प्रश्न है 189 नंबर की, पंत जी की ग्राम्य कृति किससे संबंधित है? तो यह किस पे संबंधित है, ग्रामीण परिवेश पे यह लिखा गया है, जो कि सुमित्रानंद पंत के द्वारा यह रचित है। और ग्राम्य की अगर हम लोग बात करें तो इसकी रचना कब होती है, 1940 में इस ग्राम्य की रचना होती है, जो कि क्या है, यह ग्रामीण परिवेश को एक यथार्थ रूप से चित्र करती है। 190 नंबर प्रश्न है कि लोकायतन के रचयिता कौन है? तो लोकायतन के रचयिता भी सुमित्रानंद पंत जी हैं। और लोकायतन की बात करें तो यह किस पे है, यह गांधी जी के जीवन पे आधारित लिखी एक रचना है, जो कि सुमित्रानंद पंत के द्वारा लिखा जाता है। कौन सी रचना? लोकायतन। अगर इनकी और भी रचनाओं को हम लोग देखें तो जैसे कि इनकी जो रचनाएं हैं उस पे हम लोग को छायावादी का, प्रगतिवादी का और उसके बाद अरविंद दर्शन का भी प्रभाव देखने को हमको मिलता है। अगर छायावादी की बात करें तो सुमित्रानंद पंत की रचना छायावाद से अगर देखें तो वीणा हो गया 1919 में, फिर ग्रंथि हो गया 1920 में, पल्लव हो गया 1926 में, उसके बाद गुंजन 1932 में, तो इनको छायावादी काल में रखा गया। और वहीं प्रगतिवादी रचनाएं का देखें तो युगांत हो गया 1937 में, फिर युगवाणी 1938 में, ग्राम्य हो गया 1940 में। और अरविंद दर्शन से भी काफ़ी प्रभावित थे, जो कि 1947 से 1959 तक चलता है। तो इसमें स्वर्ण किरण हो गया 1947 में, स्वर्ण धूलि 1947 में, उत्तरा 1949, युगपत 1949 और चिदंबरा जो कि 1958 में प्रकाशित होती है। और इसी के लिए इनको 1968 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। और कला और बूढ़ा चांद, इसको भी याद रखें, कला और बूढ़ा चांद, इसकी रचना कब होती है, 1959 में। और इसी के लिए कला और बूढ़ा चांद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको मिलता है। अगर अन्य रचनाओं की बात करें तो लोकायतन हो गया, जो कि ये देखिए यहाँ पे इसकी चर्चा हुई थी ना, लोकायतन जो गांधी जी के जीवन पर लिखित है, तो यह 1964 में लिखा जाता है। वहीं पे शिल्पी 1958 में,
और अतिमा 1959 में और रजत शिखर 1959 में और सत्यकाम 1960 में लिखा गया है। पंत की पहली रचना कौन सी है? तो पंत की पहली रचना है गिरजे का घंटा, जो कि 1916 में प्रकाशित होती है। अगला 192वां प्रश्न है, कविता करने की प्रेरणा मुझे सबसे पहले प्रकृति निरीक्षण से मिली, जिसका श्रेय मेरी जन्मभूमि पूर्वांचल प्रदेश को है। और यह कथन किसकी है? तो ये कहाँ से संबंधित है? सुमित्रानंद पंत, जो उत्तराखंड से संबंधित है। तो यह इनकी कथन है कि क्या करते हैं कि यह शुक्रिया करते हैं, मतलब इसमें क्या है कि सबसे पहले इन्होंने क्या किया, प्रकृति का जो निरीक्षण है, मतलब प्रकृति के बारे में अच्छा खासा सुमित्रानंद पंत ने लिखा है। और यह क्या है, छायावादी काव्य है, कवि हैं सुमित्रानंद पंत। और इनकी रचनाओं की बात करें तो कला और बूढ़ा चांद हो गया, जो कि 1959 में रचित है ना, इसी के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है। उच्छ्वास हो गया, युगवाणी, ग्रंथि, वीणा, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, समाधिता, ग्राम्य, चिदम्बरा, पल्लव, गुंजन, इनकी यह रचनाएं हैं। और ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको चिदम्बरा के लिए मिला है 1900, जो चिदम्बरा है यह रचना 1958 में है। और इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिलता है? 1968 में मिलता है। वहीं पर अगर लोकायतन की बात करें तो एक प्रबंध काव्य है, जो कि इसको सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार मिलता है। और यह गांधी जी के जीवन से संबंधित है। प्रथम कविता गिरजे का घंटा है सुमित्रानंद पंत का, जो कि 1916 में प्रकाशित होती है, लिखी जाती है। अरविंद दर्शन से भी काफ़ी प्रभावित है यह कवि, और अपने अंतिम दौर में प्रगतिवादी के भौतिक दर्शन से भी काफ़ी प्रभावित है। और प्रकृति के सुकुमार इनको कहा जाता है, किसको? सुमित्रानंद पंत जी को। और इन्हें छायावाद और प्रगतिवाद के संधि स्थल का कवि भी कहा जाता है, कि छायावाद और प्रगतिवाद है ना, क्योंकि इनकी कई सारी रचना प्रगतिवाद में दिखता है, तो इनको छायावाद और प्रगतिवाद के जो स्थल का संधि का एक तरीके से स्थल का कवि माना जाता है। और पल्लव को छायावाद का घोषणा पत्र मैनिफेस्टो कहा जाता है। अगला प्रश्न कि इनमें से सुमित्रानंद पंत की रचना है नहीं है, तो इनमें से कौन सी रचना जो सुमित्रानंद पंत की नहीं है? वह है परिवहन। बट ग्रंथि हो गया, वीणा हो गया, पल्लव हो गया, गुंजन हो गया, ये सब सुमित्रानंद पंत के द्वारा रचित है। अगर हम लोग परिवहन की बात करें तो यह सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचना है, जो कि बाकी सब सुमित्रानंद पंत की हैं। अगला प्रश्न है कि कृषक क्रंदन में से काव्य कृति किसकी है? तो यह गया प्रसाद शुक्ल सनेही जी की है। अगर इनकी बात करें तो इनका जन्म 1883 के बाद होता है उन्नाव जिले, जो कि हड़हा गांव में है। और हिंदी साहित्य के यह प्रमुख कवि माने जाते हैं। अगर इनकी रचनाओं की बात करें तो त्रिशूल तरंग हो गया, उसके बाद श्रृंगारिक कविता की बात करें तो प्रेम पच्चीसी, कृषक क्रंदन हो गया। कृषक क्रंदन में देखिए यहाँ पे कृषक क्रंदन का चर्चा हुआ है, तो इसमें क्या है कि करुणा और वेदना से भरे भाव को इसमें व्यक्त किया गया है। किसके अंतर्गत? कृषक क्रंदन। ठीक। और अगला प्रश्न देखते हैं इसमें 195 में सुमित्रानंद पंत की सुप्रसिद्ध कविता परिवर्तन उनके किस काव्यांकलन से सर्वप्रथम प्रकाशित हुआ? तो यह पल्लव से प्रकाशित हुआ है। पल्लव क्या है? ये भी इनका काव्य संग्रह है। किसका? सुमित्रानंद पंत जी का। अगर पल्लव की बात करें तो 1926 में यह प्रकाशित होती है। 196वां प्रश्न है कि अरविंद दर्शन से प्रभावित हिंदी कौन से कवि है? तो यह सुमित्रानंद पंत है। कि सुमित्रानंद पंत ने अरविंद जो दर्शन है उसके आधार पर नया दर्शन ढूंढने का एक प्रयास किया था। और फिर भी उनकी रचनाएं पर हमें जो अरविंद दर्शन है उसकी गहरी छापा हुआ दिखाई देती है। और अरविंद दर्शन को अपना कर जो पंत छायावाद से निकलने की चेष्टा भी करते हुए और पुनः उसी क्षेत्र में प्रविष्ट भी हो जाते हैं। कला और बूढ़ा चांद, उसके बाद रश्मिरथ हो गया, गीत हंस, स्वर्ण स्वर्णिम स्वर्णिम चक्र हो गया, फिर समाधि और रचनाओं पर इनको अरविंद की छाप स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तो अगर हम लोग समझे कि अरविंद दर्शन होता क्या है, देखिए सीधा सा मतलब अरविंद दर्शन की, जिसमें जिसे महर्षि हो गए महर्षि अरविंद घोष ने प्रतिपादित किया था। ठीक, इसको किसने प्रतिपादित किया है? तो महर्षि अरविंद घोष ने इसको प्रतिपादित किया अरविंद दर्शन को। और यह एक ऐसा दर्शन है जो आध्यात्मिकता और भौतिकवाद के बीच में जो समन्वय है उसको स्थापित करने का कार्य करता है। और यह मानता है कि मानव केवल भौतिक प्राणी नहीं बल्कि उसके अंदर एक दैवीय शक्ति है, जिससे वो क्या होता है, उसका विकास होता है या उसको विकसित किया जाता है। ये था अरविंद दर्शन एक तरीके से। 197 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कवि अपने रचना काल के अंतिम दौर में प्रगतिवादी के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से भी काफी प्रभावित था? तो यह सुमित्रानंद पंत जी थे, जिनका हम लोगों ने रचना देखा छायावादी में, और उसके बाद छायावाद के बाद प्रगतिवादी में भी इनकी कई सारी रचना देते हैं। और आधुनिक दर्शन से भी काफी यह प्रभावित थे। और 1998 नंबर प्रश्न है इसका अगला
इनमें से कौन छायावादी कवि अपने रचनाकाल के अंतिम दौर प्रगतिवादी के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से भी काफी प्रभावित हुए थे? सुमित्रानंद पंत जी हो गए। अरविंद दर्शन से बहुत भी प्रभावित थे, तो यहाँ कौन है? तो ये सुमित्रानंद पंत जी हैं। 20वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो कथन को देखते हैं पहले कि पल्लव को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। तो पंत जी को, सॉरी पल्लव नहीं, पंत जी को, सुमित्रानंद पंत को प्रकृति का कवि माना जाता है, यह सत्य है। पल्लव पंत की रचना है प से पल्लव और प से पंत, ऐसे याद कर लेंगे। तो यह पल्लव भी इनकी रचना है। और लोकायतन क्या है? एक महाकाव्य की श्रेणी में आता है। और पंत भारतेंदु युग के हैं तो नहीं, पंत किससे हैं? छायावाद युग काल से संबंधित हैं। पल्लव क्या है? एक महाकाव्य नहीं है और यह 1946 में प्रकाशित होती है। और उसके बाद यह अरविंद जो काव्य है, यह काव्य ग्रंथ है। कमायनी जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित है। कमायनी क्या है? 1935 में जयशंकर प्रसाद जी लिखते हैं। इस विषय में लोगों ने चर्चा कर लिया है। और यह महाकाव्य है। और प्रिय प्रवास जो कि अध्यय सिंह उपाध्याय जी का है। और जो प्रिय प्रवास हो गया तो एक दूसरे को शायद पसंद करते हैं। तो क्या है? एक महाकाव्य नहीं है और यह 1926 में प्रकाशित सुमित्रानंद पंत का एक आरंभिक काव्य ग्रंथ है। और कमायनी जो है वह जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखित है, जो कि एक महाकाव्य है। और परिप्रवास ये भी एक जो महाकाव्य खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय के द्वारा इनको हरिऔध के नाम से भी जानते हैं, इनके द्वारा एक लिखित है। और साकेत मैथिली शरण गुप्त का एक महाकाव्य है, जो कि 1931 में प्रकाशित होता है। पल्लव क्या है? पल्लव एक महाकाव्य नहीं है, ठीक। और यह 1926 में प्रकाशित हुआ, जो कि सुमित्रानंद पंत के द्वारा यह एक आरंभिक काव्य है। और कमायनी की बात करें तो यह जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखित है और यह महाकाव्य है, जो कि 1935 में लिखा जाता है। और वहीं पर अगर प्रिय प्रवास की बात करें तो यह खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा लिखित है। और उसके बाद साकेत की बात करें तो यह मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखित एक महाकाव्य है, जो कि 1931 में सामने आती है, जिसमें 12 सर्ग है। और इसका जो 9वां सर्ग है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उपेक्षित जो लक्ष्मण जी की पत्नी है उर्मिला, उनसे संबंधित है। और डॉक्टर नागेंद्र ने अपने पुस्तक हिंदी साहित्य के इतिहास में जो पल्लव का समय है 1928 की कृति माना है। अगला प्रश्न है इसमें कि बुरांस कविता के रचयिता कौन है? तो इनके रचयिता कौन है? सुमित्रानंद पंत है। कि सुमित्रानंद पंत ने कुमायनी में केवल एक कविता लिखी है और वह कविता क्या है? बुरांश, ठीक। इसको याद रखें, क्योंकि मात्र यह एक कविता ऐसी है जो कि कुमायनी में लिखी गई है। और कुमायनी के प्रसिद्ध कवि हीरा सिंह राणा ने अपनी पुस्तक बुरांस में कविता देते हुए वहाँ के जेवरों का भी वर्णन किया है। और सुमित्रानंद पंत, आगे देखते हैं 209 नंबर प्रश्न की। हिंदी साहित्य में महाप्राण के कवि के महाप्राण जो होता है किस कवि के लिए प्रयुक्त होता है? तो महाप्राण जो है यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के लिए प्रयोग होता है, जो कि छायावादी से संबंधित है। और जो महाप्राण शब्द का प्रयोग होता है इनके काव्य में, महाप्राण वर्णों की अधिकता के लिए होता है, ठीक। जो प्राण जो ये वर्ड आता है यह इनके क्या है? जैसे कि जो कविता लिखते हो तो उसमें महाप्राण शब्द ज़्यादा आते हैं। महाप्राण का क्या मतलब होता है? जैसे कि आ हो गया, सॉरी, अल्पप्राण और महाप्राण आप तो जानते हैं। जैसे कि मान लीजिए महाप्राण किसे कहते हैं? जैसे कि जो वर्ण होते हैं उसका दूसरा और जो चौथा, मान लीजिए कि जैसे कि क वर्ग है, ठीक। तो क वर्ग में जो दूसरा और जो चौथा जो व्यंजन हो गया तो वह क्या होता है? महाप्राण होता है। तो महाप्राण में से ख हो गया, घ हो गया, तो ऐसे शब्दों का यह ज़्यादा प्रयोग करते हैं, इसलिए इनको महाप्राण का कवि माना गया है। आगे इनके देखिए कुछ संबंधित इनके प्रमुख कुछ तथ्य हैं, जैसे कि काव्य कृतियाँ इनका देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए अनामिका 1923 में आती है। फिर उसके बाद परिमल 1923 में, सॉरी 1923 में अनामिका है, परिमल 1930 में है। फिर उसके बाद गीतिका 1936 में, अणिमा 1936 में, यहाँ पे विधियाँ लिखी हुई है, अणिमा 1936 में। उसके बाद तुलसीदास आता है 1938 में।
फिर जो उसके बाद अगर हम लोग बेला की बात करें, यहाँ पे बेला जो 1946 में आता है। फिर नए पत्ते भी 1946 में है। और फिर अर्चना 1950 में रचित है। और आराधना की बात करें तो यह 1953 में रचित है। और गीत गुंज की अगर बात करें, गीत गुंज हो गया, और फिर उसके बाद शांत काकली हो गया। तो ये सब रचना किसके द्वारा रचित है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी नीराला जी के द्वारा रचित है। अगर उनके स्वयं अपनी प्रथम जो कविता संग्रह है जूही की कली 1916 ईस्वी में, यह इनको मानते हैं अपनी प्रथम कविता किसको? जूही की कली को, जो कि 1916 में आते हैं। और जबकि डॉक्टर रामविलास शर्मा ने क्या मानते हैं? इनकी भारत माता की वंदना जो कि 1920 में आती है, उसको प्रथम कवि मानते हैं। और वहीं वैसे ही बच्चन सिंह के अनुसार क्या है? सरोज स्मृति 1935, राम की शक्ति पूजा 1936 तथा तुलसीदास 1938 में है, जो कि निराला की क्या है? लंबी कविताएं हैं। उसके बाद देखिए कुकुरमुत्ता हो गया, नए पत्ते हैं। फिर पंचवटी प्रसंग है, ये भी क्या है? नीराला जी की रचनाएं हैं। तो नीराला जी की रचना हम लोगों ने देखा सूर्यकांत त्रिपाठी जी का कि अनामिका 1923, परिमल 1930, गीतिका 1936, अणिमा 1936, तुलसीदास 1938, कुकुरमुत्ता 1942, आराधना 1953, नए पत्ते 1946, बेला 1946 और अर्चना 1950। और उन्होंने जो होता है कहानी निबंध वगैरह बहुत ही, जैसे कि अप्शा हो गया, अलका हो गया, बिल्लेश्वर बकरिया हो गया और चतुरी चमार हो गया। तो ये सब क्या है? इनकी कुछ नाटक, कहानी और उपन्यास रहे हैं। 210 नंबर प्रश्न है कि गीत गुंज नाम काव्य संकलन किस कवि का है? तो यह गीत गुंज जो कि किसके द्वारा रचित है? या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा रचित है गीत गुंज। इसमें कुछ प्रश्न छूट गया था, उसको भी देख लेते हैं। जैसे कि सुमित्रानंद पंत भारतीय युग के नहीं है, मैंने अभी इसको बताया था। और इन्हें प्रकृति का जो शिव कुमार है, इनको कहा जाता है किसको? सुमित्रानंद पंत को, जी को प्रकृति का शिव कुमार कवि कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह प्रकृति का गहरा इनसे लगाव रहा है और यह कोमल और सूक्ष्म चित्रण करते हैं। और जो मानवीय करण अलंकार की बात कही जाए, जहाँ पर एक तरीके से निर्जीव चीज में भी जान डाल दी जाती है, इसलिए इनको शिव कुमार का कवि कहा जाता है। और पंत काव्य में प्रकृति के मनोरम रूपों का जो मधुर और सरस चित्रण भी मिलता है। और आशु की बालिका, पर्वत प्रदेश के प्रवास आदि कविताओं में प्रकृति के मनोहर चित्र जो विद्यमान है, जिनमें कवि की जन्मभूमि के प्राकृतिक सौंदर्य का वैभव भी दिखता है। और अतः इस आधार पर हम कह सकते हैं कि यह शिव कुमार कवि हैं। पल्लव जो कि 1926 में आता है, यह सुमित्रानंद पंत की रचना है। लोकायतन जो कि महाकाव्य है की श्रेणी में आता है, और यह महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है। नगेंद्र द्वारा संपादित ग्रंथों में पल्लव को 1928 में माना गया है, जो कि अब ज़्यादातर विशेष लोग उसको 1926 की रचना मानते हैं। और अगला प्रश्न है इसमें 201 की प्रकृति का शिव कुमार या शिव कुमार राजकुमार किसे कहा जाता है? तो यह पंत जी को कहा जाता है। 202 नंबर प्रश्न है कि उत्तराखंड के किस कवि को छायावाद और प्रकृतिवाद की संधि का जो स्थल का कवि माना जाता है? तो यह सुमित्रानंद पंत जी को माना जाता है। देखिए उत्तराखंड के कवि जो सुमित्रानंद पंत, इनका जन्म 1900 में होता है। और ये हिंदी साहित्य में छायावाद और प्रगतिवाद के संधिकालीन कवि कहा जाता है, क्योंकि जो इनकी रचनाएं जहाँ छायावाद से शुरू होती हैं, वहीं पर प्रगतिवाद में परिपक्वता प्राप्त कर लेती हैं। और आलोचकों द्वारा इनकी काव्य रचनाओं का विभाजन छायावादी, प्रगतिवादी और अंतश्चेतनावादी तथा नवमानववादी शीर्षक में भी किया गया है। अन्य अगर तथ्यों को देखें तो मंगलेश डबराल हो गए, तारा पांडे तथा चंद्र कुंवर बर्तवाल भी उत्तराखंड के ही क्या हैं? रचनाकार रहे हैं। और तारा पांडे क्या है? जो तारा पांडे है वह एक कवित्री हैं जो कि छायावाद से संबंधित हैं। और वहीं पे महादेवी वर्मा भी क्या है? छायावाद की ही कवित्री मानी जाती है, जो कि प्रमुख 4 स्तंभों में आती हैं। 203 नंबर प्रश्न है कि सुमित्रानंद पंत ने अपने किस काव्य संग्रह को बाल कल्पना का दूध मुहा प्रयास कहा है? तो यहाँ वीणा को कहा है। कि छायावादी कवि सुमित्रानंद पंत ने अपने काव्य संग्रह वीणा को बाल कल्पना का दूध मुहा प्रयास कहा है। और इस काव्य संग्रह की लगभग सभी कविताएं 1918 से 1900 में लिखी गई हैं। और इस संग्रह में वीणा शीर्षक से भी एक काव्य संग्रहित है। अगर कृष्णदत्त पालीवाल के अनुसार क्या कहते हैं कि सुमित्रानंद पंत की रचना, यहाँ पे देखिए प्रथम रचना हार एक उपन्यास रचना जो है इसका 1916-17 ईस्वी माना गया है। और प्रकाशन इसका 1960 में होता है। इनका प्रथम
कविता क्या है उन्होंने खुद ही माना है। यह प्रथम कविता गिरजे का घंटा है। और प्रथम छायावादी रचना बात करें तो उच्छ्वास हो गया, और अंतिम छायावादी रचना की बात करें तो वह गुंजन हो गया। सांध जो गीत है वह महादेवी वर्मा के द्वारा रचित है, सांध्य गीत। और यहाँ पे जो प्रश्न था कि सुमित्रानंद पंत के अपने काव्य संग्रह को बाल कल्पना का दूध मुआ कहा है, तो वीणा को कहा है। अगला 204 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी रचना सुमित्रानंद पंत की नहीं है, तो शांति गीत नहीं है। शांति गीत किसकी है, तो अगर शांति गीत की बात करें तो यह महादेवी वर्मा के द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है कि पंत की रचनाओं का प्रकाशन की दृष्टि से क्रम लगाना है हमको। तो अगर उनकी रचनाओं का हम लोग क्रम देखें तो सबसे पहले गुंजन जो कि 1932 में आता है, युगांत 1936 में, ग्राम्या 1940 में, और लोकायतन जो कि 1964 में लिखी जाती है। अगर हम लोग पंत जी के अगर उपन्यासों की बात करें तो इन्होंने भी उपन्यास बहुत सारे लिखे, जैसे कि अप्सरा 1931 में, अलका 1933 में, प्रभावती 1936, निरुपमा 1936 में, कुल्ली भाट 1938 में, और बिल्लेश्वर बकरिया 1942 में। कहानी संग्रह भी लिखी इन्होंने बहुत सारी। लिली हो गया 1934 में, सखी 1935, सुकुल की बीवी 1941, और चतुरी चमार 1945 में। तो इन सबको थोड़ा-सा याद रखेंगे। मैं बार-बार बोलूँगा, सुनेंगे तो उससे भी याद हो सकता है। 206 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित पुस्तकों में से किसकी भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है, तो पल्लव कि सुमित्रानंद पंत के पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र स्वीकार करते हुए डॉक्टर नगेंद्र का क्या कहना था कि पल्लव की भूमिका हिंदी के छायावाद के आविर्भाव का एक ऐतिहासिक घोषणा पत्र है। साथ ही उन्होंने माना कि पल्लव की भूमिका में पंत ने भाषा, अलंकार, छंद, शब्द और भाव के सामरस्य पर विचार व्यक्त किए हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि कवि भाषा के प्रयोग में कितना जागरूक है। और अगर हम लोग सुमित्रानंद पंत जी के और रचनाओं को विषय में समझे तो सबसे पहले देखिए और रचनाओं को एक बार रिपीट कर देते हैं। पंत जी का अनामिका 1923 में, परिमल 1930, गीतिका 1936, अनामिका द्वितीय संस्करण इसका 1938 में, तुलसीदास 1938 में, कुकुरमुत्ता 1942, अणिमा 1943, बेला 1946, नरपति 1946, अर्चना 1950, आराधना 1953, और गीत गुंज यह 1954 में प्रकाशित होती है। 207वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है, तो इसमें से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं। कामायनी क्या है, एक महाकाव्य है जो कि 1935 में जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित है। वहीं पर अगर प्रिय प्रवास की बात करें तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के द्वारा रचित प्रिय प्रवास है, जो कि 1914 में लिखी जाती है। और साकेत की बात करें तो यह मैथिली शरण गुप्त की रचना है, जो कि 1931 में लिखी जाती है, और पल्लव सुमित्रानंद पंत की रचना है। ठीक, और इन प्रश्नों को हम लोगों ने कर लिया है। इसी में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया था। आइए आगे बढ़ते हैं, प्रश्नों को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। 211वां प्रश्न देखते हैं कि कुकुरमुत्ता, नए पत्ते तथा तुलसीदास किनकी कृतियां हैं, तो ये सब किसके हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराज जी की ये सब जितने हैं उन्हीं के द्वारा यह रचित है। अगर पंचवटी प्रसंग की बात करें हम लोग तो यह इनके कौन रचयिता है, तो ये इनके भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ही हैं। 213वां प्रश्न कि अनामिका काव्य किसके द्वारा रचित है, तो यह सूर्यकांत त्रिपाठी के द्वारा रचित ही अनामिका है। और अगर अनामिका की बात करें तो ये कब लिखी जाती है, 1923 में। उसके बाद परिमल 1930, गीतिका 1936 में, अनामिका 1938 द्वितीय संस्करण, तुलसीदास 1938, कुकुरमुत्ता 1942, अणिमा 1943, बेला हो गया जो कि 1946 में, नए पत्ते 1946, अर्चना 1950, आराधना 1953, गीत गुण जो कि 1954 में लिखी जाती है। अगला प्रश्न है कि परिमल किस कवि की रचना है, तो परिमल सूर्यकांत त्रिपाठी के द्वारा यह रचित रचना है। और परिमल की बात करें तो यह 1930 में लिखी जाती है, और इस संग्रह में उनकी कई सारी प्रसिद्ध कविताएं भी देखने को मिलती हैं, जैसे कि जूही की कली, जो कि वह पहली कविता मानते हैं त्रिपाठी जी खुद ही, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। और जो परिमल है यह 1930 में रचित एक काव्य संग्रह है, जिसके अंदर बहुत सारे काव्य हैं। गीतिका के रचनाकार कौन है, तो गीतिका के भी रचनाकार निराला है। जिनमें में से कौन सी रचना निराला की नहीं है, तो जो झरना है वह जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित है, जो कि 1918 में आता है, और यहीं से छायावाद का जो युग है उसका शुरुआत माना जाता है। और यहाँ पर परिमल है
गीतिका है, अनामिका है, जो कि त्रिपाठी जी के द्वारा लिखा गया है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा। बाकी झरना जो है वह जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित है। 17 नंबर प्रश्न है कि पेट पीठ दोनों मिलकर है एक चल रहा लखुटिया टेक। इन पंक्तियों में क्या व्यक्त किया गया है? तो इसमें भिक्षुक वर्ग की जो दयनीय स्थिति है इसका वर्णन देखने को मिलता है। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी क्या है? एक छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा जो रचित भिक्षुक कविता से उद्धृत है, जिसमें भिक्षुक वर्ग की दयनीय स्थिति को दर्शाया गया है। अगला प्रश्न 218 की निराला का जन्म कहाँ हुआ था? सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला जी का जन्म कहाँ हुआ था? महिषादल, वेस्ट बंगाल में इनका जन्म हुआ है, जो कि मेदिनीपुर जिले में आता है। और पिता का नाम इनके पिता का नाम है राम सहाय त्रिपाठी और पत्नी का नाम क्या है? मनोहरा देवी। और 15 अक्टूबर 1961 को इलाहाबाद में इनका क्या हो जाता है? निधन हो जाता है। और 1896 में इनका जन्म हो रहा है ना, 1896 से लेकर के 1961 तक यह जीवित रहते हैं। और कुछ पुस्तकों में इनका जन्म क्या है? 1897 ईस्वी माना जाता है। साहित्यिक क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध किसका हुआ है? तो साहित्यिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा विरोध सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का माना जाता है कि सबसे ज्यादा इनका यहाँ पे विरोध किया गया है। कि निराला को केवल व्यक्ति के रूप में ही परिस्थितियों का तीव्र विरोध नहीं सहना पड़ा, वरन कवि के रूप में भी उनका प्रबल विरोध किया गया है। इनका प्रधान जो कारण है उनकी जो मौलिकता हो गई वो, और जो कवि के दीप्त अहंकार की एक साहित्यिक अभिव्यक्ति है। और सन 1916 में इनकी प्रथम कविता जो है कली आती है। और उसी युग के साहित्य जो चेतक है, जो साहित्य चेताएं हैं, जो साहित्य चेतनाओं के लिए एक चुनौती हो गया कि उसमें व्यक्त प्रेरणा केली के चित्र और मुक्त छंद का जो शक्तिशाली शिल्प दोनों ही तत्कालीन मान्यताओं से मेल नहीं खाते थे, किंतु निराला अपनी धुन के पक्के और पक्कड़ स्वभाव के व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने सबकी उपेक्षा की और उनके काव्य में आरंभ से ही विविधता के दर्शन होते हैं। 220 नंबर प्रश्न है कि वह उस शाखा का वन विहंग उड़ गया मुक्त नभ निरस्त रंग। यह पंक्तियां किसकी है? तो यह सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला के द्वारा यह सब पंक्तियां हैं। और छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इसको रचते हैं। और इनकी जो बात होती है, महाप्राण वर्णों का विशेष प्रयोग करते हैं। महाप्राण जो वर्ण होते हैं वह कौन से होते हैं? जो जैसे कि पहला, दूसरा और चौथा जो व्यंजन है वह इसके अंतर्गत आता है। दो सौ इक्कीस नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित पंक्तियों की जो प्रसिद्ध लंबी कविता के क्या उद्धृत है? तो प्रतिपल परिवर्तित व्यू भेद कौशल समूह राक्षस विरुद्ध प्रत्यु क्रोध कपि विषम। तो यह राम की शक्ति पूजा से ली गई है। और उपयुक्त पंक्तियां जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जो रचना है राम की शक्ति पूजा, उससे यह लिया गया है। और इसमें क्या है कि राम धर्म के प्रतीक और रावण क्या है? अधर्म का प्रतीक है। और राम की जो शक्ति पूजा इसकी रचना 1936 में आ जाती है। और निराला की लंबी जो काव्य रचनाएं हैं, कविताएं हैं, जैसे राम की शक्ति पूजा, ठीक है, ये लंबी कविताएं हैं जो कि 1936 में आती है। उसके बाद बादल लाल, तुलसीदास तथा प्रमुक्ता। और निराला के उपन्यासों की बात करें तो अंतरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, काले कारनामे। और निबंधों की बात करें तो मीना जी ने बहुत सारे निबंध लिखी। प्रबंध परिचय, प्रबंध प्रतिभा, प्रबंध पद, प्रबंध प्रतिमा, चाबुक, चयन, संघर्ष आदि। निराला के अनुवाद है आनंदमठ, विश्व विकर्ष, कृष्णकांत का विल, कपाल, कुंडा, दुर्गेश नंदिनी, राजरानी, देवी चौधरी और चंद्रशेखर रजनी, श्री रामकृष्ण वचनामृत, भरत में विज्ञानंद राज योग और सरोज स्मृति। राम की शक्ति पूजा का प्रमुखता निराला की ही
ये सब लंबी कविताएं। अगला प्रश्न है 211 की कुकुरमुत्ता, नए पत्ते तथा तुलसीदास किनकी कृतियां हैं? तो यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखा गया कुकुरमुत्ता, नए पत्ते तथा तुलसीदास है। अगर कुकुरमुत्ता की बात करें तो यह 1942 में लिखा गया था और यह एक व्यंग्यात्मक कविता संग्रह है जिसमें उन्होंने सामाजिक विषमताओं पर क्या क्या कटाक्ष किया है। और वहीं पे अगर नए पत्ते की बात करें तो यह 1946 में रचित है। और उसके बाद तुलसीदास तुलसीदास यह 1938 में रचित है। तुलसीदास 1938 में रचित है, जिसमें यह एक क्या है, एक लंबी खंड काव्य है। अगला प्रश्न है कि पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता कौन है? तो पंचवटी प्रसंग काव्य के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। और पंचवटी अगला प्रश्न है अनामिका। अनामिका काव्य किसके द्वारा रचित है? तो ये भी सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित है। अनामिका जो है कविता वह 1923 में लिखा गया था। इसका पहला संस्करण आता है 1923 में और इसका दूसरा संस्करण आता है 1938 में। अगर और अन्य रचनाओं की बात करें निराला जी के द्वारा तो उनके काव्य संग्रह जैसे अनामिका 1923, परिमल 1930, गीतिका 1936 और अनामिका का द्वितीय संस्कृत 1938, तुलसीदास 1938 में, फिर कुकुरमुत्ता 1942 में, अणिमा 1943 में, फिर बेला 1946, नए पत्ते 1946 ईस्वी में, फिर अर्चना 1950 में, आराधना 1953 में और फिर गीत गुंज 1954 में रचित है। उपन्यास की बात करें इनके अगर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा तो उनके उपन्यास अप्सरा 1931, अलका 1933, प्रभावती 1936, निरूपमा 1936 और कुल्ली भाट 1938 और बिल्ले सुरबकरिया 1942 में रचित है। और उन्होंने बहुत सारी कहानियां भी लिखी हैं जैसे कि लिली 1934, सखी 1935, सुकुल की बीबी 1941 और चतुरी चमार 1945 ईस्वी में लिखा है। अगला प्रश्न है कि 214 नंबर की परिमल किस कवि की रचना है? तो परिमल भी यह सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित है, जो कि परिमल 1930 में आता है। और इस संग्रह में उनकी कई प्रसिद्ध कविताएं हैं जैसे जूही की कली जो कि 1916 में आती है, ये भी इसी के अंतर्गत है ना परिमल में। तो परिमल क्या है? काव्य संग्रह है। काव्य संग्रह का मतलब इसके अंतर्गत बहुत सारे काव्य हैं। 215वां प्रश्न है कि गीतिका के रचनाकार कौन है? तो गीतिका जो कि 1936 में प्रकाशित होती है, जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित है और यह इसमें क्या है, उनके जो गीत है वह संकलित है और यह 1936 में लिखी जाती है गीतिका। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना निराला की नहीं है? तो इसमें से जो झरना है वह निराला की नहीं है, क्योंकि जो झरना है वह जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है, जो कि 1918 में लिखा गया और इसी से छायावाद की शुरुआत मानी जाती है। बाकी परिमल 1930 में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा, फिर गीतिका 1936 में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा, अनामिका जो कि 1923 में लिखा जाता है, इसका पहला संस्करण जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा, और उसके बाद 1938 में इसका द्वितीय संस्करण आता है। 217 नंबर प्रश्न है कि पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक। इन पंक्तियों को व्यक्त की गई है, तो इसमें क्या व्यक्त किया गया है? जो भिक्षुक वर्ग है उनकी दयनीय स्थिति को इसमें व्यक्त किया गया है। तो यह पंक्तियां किसके द्वारा रचित है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा रचित है, जो कि छायावादी के मुख्य स्तंभों में से आते हैं। जो 4 स्तंभ है जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंद पंत और महादेव वर्मा। और तो इन्हीं के द्वारा एक जो भिक्षुक कविता है इनके द्वारा लिखा गया है और इसी में यह पंक्तियां दर्शाई गई कि जो भिक्षुक वर्ग है उनकी कैसी दयनीय स्थिति थी, इन पंक्तियों के माध्यम से बताया गया है। अगला 218 नंबर प्रश्न है कि निराला जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म महिषादल मेदिनीपुर जो कि पश्चिम बंगाल में है। तो निराला जी कहाँ के थे? पश्चिम बंगाल में थे। 1896 में हुआ था। कई लोग इनका जन्म 1897 भी मानते हैं। और 21 फरवरी 1896 में महिषादल मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ था। और इनके जो पिता का घर है वह उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में पड़ता है, जो कि गढ़गोला गांव के अंतर्गत आता है। और 15 अक्टूबर 1961 को इनकी मृत्यु हो जाती है इलाहाबाद में। और साहित्यिक क्षेत्र में सर्वाधिक विरोध किसका हुआ है? तो इसका सबसे ज़्यादा विरोध सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का हुआ कि निराला को केवल व्यक्ति के रूप में ही परिस्थितियों का तीव्र विरोध नहीं सहना पड़ा, वरन कवि के रूप में भी उनका प्रबल विरोध हुआ है। इनका प्रधान कारण तो उनकी मौलिकता है, जो कवि के दीप्त अहंकार की साहित्यिक अभिव्यक्ति है। सन 1916 में जूही की कली का प्रकाशन उस युग के साहित्यकारों के लिए एक चुनौती बनकर सामने आया और उसमें वियुक्त प्रणय, केली के चित्र और मुक्त छंद
का जो शक्ति शिल्प है वह हमको देखने को मिलता है और दोनों ही तत्कालीन मान्यताओं से मेल नहीं खाते थे, किंतु निराला अपनी धुन के पक्के और फक्कड़ स्वभाव के व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने सबकी उपेक्षा की और उनके काव्य के आरंभ में ही विविधता हमको देखने को मिलती है। तो 1916 में इनका कौन सा काव्य आ रहा है? जूही की गली आ रही है। 220 नंबर प्रश्न है कि वह उस शाखा का वन विहंग उड़ गया मुक्त नभ निरस्त रंग पंक्तियां किस छायावादी कवि की हैं? तो यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा रचित है, जो कि महाप्राण के कवि माने जाते हैं और महाप्राण के कवि माने जाते हैं। प्रश्न के निम्नलिखित में से पंक्तियां किस प्रसिद्ध लंबी कविता से ली गई हैं? तो प्रतिपल परिवर्तित व्यू भेद कौशल समूह राक्षस विरुद्ध प्रत्यु क्रुद्ध कपि विषम। तो यह पंक्तियां राम की शक्ति पूजा से ली गई है, जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित है और यह एक लंबी महाकाव्य है। उपर्युक्त पंक्तियां जो निराला द्वारा रचित राम की शक्ति पूजा के द्वारा रचित है से ली गई है, जो कि 1936 में लिखी जाती है और इसमें राम धर्म के प्रतीक और रावण अधर्म का जो प्रतीक है वो माना गया है और राम की शक्ति पूजा जो कि 1936 से प्रकाशित होता है। निराला की लंबी काव्य रचनाएं, इसमें से राम की शक्ति पूजा हो गया, सरोज स्मृति है, बादल राग, तुलसीदास और कुकुरमुत्ता। निराला के जो उपन्यास इसमें अप्सरा 1931 में, अलका 1933 में, प्रभावती 1936 में, निरुपमा 1936 में, उसके बाद कुल्ली भाट हो गया 1938 में और बिल्लेसुर बख्तियां 1942 में। अगर इनके निबंध संग्रह की बात करें तो प्रबंध परिचय, प्रबंध प्रतिभा, प्रबंध पद, प्रबंध प्रतिमा, चाबुक, चयन और संघर्ष। और निराला के अनुवाद के और निराला ने कई सारे कविताओं का अनुवाद भी किया है, जैसे आनंद मठ, विश्व विकर्ष, कृष्णकांत का वेल, कपाल कुंडला, दुर्गेश नंदिनी, राज रानी, देवी चौधरानी, चंद्रशेखर रजनी और श्री राम कृष्ण वचनामृत और भारत में विवेकानंद राजयोग और सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा तथा कुकुरमुत्ता। निराला के क्या ये सब लंबी कविताएं हैं। कौन कौन सी? सरोज स्मृति हो गया, उसके बाद राम की शक्ति पूजा जो कि 1936 में आती है और कुकुरमुत्ता जो कि 1942 में आती है। तो ये क्या है? बहुत ही लंबी लंबी कविताएं हैं। राम की शक्ति पूजा का प्रकाशन वर्ष कब है? तो इसका प्रकाशन वर्ष 1936 में है। अगर राम की शक्ति की पूजा की बात करें तो यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा रचित है और इसमें अगर कथा की बात करें तो राम और रावण के बीच युद्ध चल रहा था और राम को यह एहसास होता है कि रावण के पास क्या है? शक्ति है, जो कि देवी दुर्गा का शक्ति उनके साथ है। तो वह युद्ध में अपनी पराजय देख करके राम क्या हो जाते हैं? निराश हो जाते हैं और युद्ध रोकने का विचार करते हैं। अगर इस कविता की मुख्य बातें करें तो इसमें हमको कला की बात करें तो इसमें निराला ने अपने पारंपरिक छंदों को जो होता है तोड़ करके इसमें मुक्त छंद का प्रयोग किया है और इसकी भाषा में ओज, प्रवाह और नाटकीय हमको देखने को मिलता है। निराला की निम्नलिखित कविताओं में से कौन सी लंबी कविता नहीं है? तो भिक्षुक इनकी लंबी कविता नहीं है, लेकिन जो कुकुरमुत्ता हो गया, कुकुरमुत्ता, सरोज स्मृति और राम की शक्ति पूजा, ये तीनों क्या है? इनकी लंबी कविताएं हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार हमको इसको सजाना है, तो अगर प्रकाशन वर्ष के अनुसार देखें तो सबसे पहले इसमें कुकुरमुत्ता आ जाता है, जो कि 1942 में रचित है। उसके बाद विष्णु प्रिया, देखिए यहाँ पे सबसे पहले कुकुरमुत्ता जो कि 1942 में है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा। विष्णु प्रिया 1957 में मैथिली शरणगुप्त के द्वारा और आंगन के पार जो कि हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय के द्वारा रचित है 1961 में। और चांद का मुंह टेरा जो कि गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा रचित है 1964 में। अगर कुकुरमुत्ता की रचना 1941 में की गई, लेकिन इसके पूर्वार्ध में हंस पत्रिका में 1941 में इसको प्रकाशित हो गया था। इस कृति का प्रथम संस्करण हमको 1943 में पुस्तककार के रूप में प्रकाशित हुआ, किंतु इसकी जो भूमिका है वह 1942 में दी गई है। निराला की बादल की राग कविता का संग्रह किससे है? तो यह प्रकृति के सौंदर्य से संबंधित है। इन निराला का जो बादल राग है वह संबंधित इससे संबंधित है और यह जो परिमल है इसके अंतर्गत है। परिमल क्या है? एक काव्य संग्रह है, 1930 में रचित है, इसी के अंतर्गत हमारा बादल राग आता है। और कवि ने इस कविता के माध्यम से प्रकृति के कठोर रूप का चित्रण किया है। इसमें मुख्यतः ध्वनि, नाद और रूपक के माध्यम से युद्ध और विप्लव का रचनात्मक वातावरण तैयार किया गया है और रचनात्मकता की ही उसकी अंतर्दृष्टि है। विधवा, दीन और भिक्षुक में सहने के माध्यम से जिस करुणा का सृजन किया गया है वह बादल राग में गर्जन, तर्जन, विप्लव और प्रवाह में बदल गई है। और इसका जो इसी का आधार पर निराला ने बादल राग कविता का संबंध प्रकृति के सौंदर्य से भी किया है। बादल राग के रचयिता कौन है? तो बादल राग इसके रचयिता
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। 227 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पंक्तियां उनकी किस कविता से ली गई हैं? यह है उपाय कह उठे राम, ज्यों मंद्रित घन, कहती थी माता मुझको सदा राजीवन नयन। तो यह राम की शक्ति पूजा से ली गई है पंक्तियां, जो कि 1936 में प्रकाशित होती है। और यह क्या है? एक लंबी कविता है। और इसमें राम की शक्ति पूजा क्या है? एक प्रबंधात्मक शैली में रचित लंबी कविता है। और इस कृति पर बंगला के कवि हैं कृत्यवास ओझा, इनकी जो कृतवास रामायण है, इससे इसमें इसका प्रभाव इसमें देखने को हमको मिलता है। 228वां प्रश्न है कि धिक जीवन को पाता ही आया है विरोध, यह पंक्तियां किसकी है? तो यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा रचित है। अगर देखें तो धिक जीवन को पाता ही आया है विरोध, धिक साधन जिसके लिए सदा ही किया शोध। तो उपर्युक्त पंक्तियां राम की शक्ति पूजा से ली गई है, जो कि 1936 में प्रकाशित होती है और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा। इसमें मौजूद हताशा की पराजय की और अकेले रह जाने की पीड़ा तथा निराशा का गहरा बोध है। और यहाँ निराला ने राम के ही नहीं बल्कि अपने अभावग्रस्त जीवन की भी गहरी अनुगूंज को प्रदर्शित किया है। निराला को आधुनिक काल यानी छायावाद में मुक्त छंद का प्रणेता कहा जाता है। और वहीं पे जूही की कली इनकी क्या है? मुक्त छंद में रचित पहली कविता है, जो कि 1916 में रचित है। एक 229वां प्रश्न है कि मुक्त छंद के प्रणेता कौन है? तो मुक्त छंद के प्रणेता निराला जी हैं। अगर मुक्त छंद की प्रणेता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। और निराला की कविता का समारंभ मुक्त वृत्त से होता है। और जूही की कली निराला के मत अनुसार 1916 में है। और निराला जी कहते हैं कि यह पहली उनकी कविता है, जो कि मुक्त वृत्त में छंदोबद्ध रचना के तुक मात्रा आदि के अवरोध तत्व निषेध हो जाते हैं। इसमें मतलब न तुक होता है, न कहीं अवरोध होता है, रुकावट होती है, न यति होती है, न गति होती है। यह छंदों से एक प्रकार से मुक्त होती है, इसलिए इसको छंद काव्य कहा जाता है। निराला जी की जूही की कली उदाहरण है। तो जूही की कली जो कि 1916 में लिखित है, यह मुक्त छंद से संबंधित है। अगर मुक्त छंद की हम लोग बात करें तो यह क्या होता है? एक तरह से इसको स्वच्छंद छंद भी कहते हैं। इसमें ना तो कोई मात्रा होता है, न कोई बंधन होता है, न ही ऐसे वर्णों का एक तालमेल होता है। यहाँ सभी नियमों से क्या होता है? यह मुक्त होता है, इसलिए इसको मुक्त छंद कहा जाता है। और यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने इसका व्यापक रूप से अपने कविताओं में प्रयोग किया है। जैसे जूही की कली हो गया, इसका एक उदाहरण मान सकते हैं। वहीं पे अगर मात्रिक छंद की बात करें तो मात्रिक छंद में मात्राओं की संख्या इसमें निश्चित होती है कि इतनी इतनी मात्राएं पहली पंक्ति में होंगी या इस पंक्तियों में इतनी मात्राएं होंगी। जैसे कि आपने दोहा देखा होगा, सोरठा देखा होगा, चौपाई देखा होगा। चौपाई में जैसे पहले पंक्ति में 16, फिर दूसरे में भी 16, तीसरे में भी 16 और चौथे में भी 16। इस प्रकार से इसमें क्या होता है? 16 मात्राओं से रचित होती है। वहीं पर अगर वार्णिक छंद की बात करें तो वार्णिक छंद में वर्णों की संख्या और उनका क्रम जैसे कि लघु गुरु निश्चित होता है और इनकी मात्राओं की संख्या पर भी ध्यान नहीं दिया जाता है। इसमें वर्णों को देखा जाता है। जैसे कि यहाँ पे वार्णिक छंद लिखा गया है, तो इसमें अगर पूछे कितनी वर्ण है तो व एक हो गया, अड़ा एक हो गया, क एक हो गया, छ एक हो गया और नादा एक हो गया, फिर क एक हो गया। तो यह क्या होगा? वर्ण हो गया। इस प्रकार से जैसे कवित्व हो गया, समैया हो गया और इंद्रवज्जा हो गया, तो क्या है? वार्णिक छंद है। 231 नंबर प्रश्न को देखें तो छायावादी कवियों में से सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किसने किया है? तो मुक्त छंद का प्रयोग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने किया है। और यह किसमें किया है? तो निराला जी ने मुक्त छंद का प्रयोग सबसे पहले जूही की कली में किया, जो कि 1916 में प्रकाशित होती है। और निराला जी क्या लिखते हैं कि मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। और जूही की कली इनकी प्रथम मुक्त छंद कविता है। 232वां प्रश्न है कि रबड़ छंद या फिर केंचुआ छंद किस कवि की कविताओं को लक्ष्य करके कहा गया है? तो यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविताओं को कहा गया है कि रबड़ छंद या केंचुआ छंद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविताओं को लक्ष्य करके कहा गया है। मुक्त छंद की स्वच्छंद प्रवृत्ति का परिहास करते हुए इसे रबड़ छंद, केंचुआ छंद, कंगारू छंद इत्यादि नाम दिया जाता है। जिस प्रकार से इसमें इस तरह से लयताल होता है, कभी इस तरह से होता है, तो कोई इसमें फिक्स नहीं रहता है इस वजह से। 232 नंबर प्रश्न है कि रबड़ छंद या केचुआ छंद किस कवि की कविताओं को लक्ष्य कर कहा गया है? तो यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविताओं को लक्ष्य करके कहा गया है कि उनकी जो रबड़ छंद, जिसे हम लोग केचुआ छंद के नाम से भी जानते हैं और जिसे हम लोग मुक्त छंद भी कहते हैं, या हमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविताओं को जो होता है लक्ष्य कर करके यह कहा है। और मुक्त छंद की स्वच्छंद प्रवृत्ति का परिहास करते हुए इसे रबड़ छंद, केचुआ छंद या कंगारू छंद इत्यादि नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो हम लोग जो छंद मुक्त छंद है उसमें उसको हम लोग रबड़ छंद या केचुआ छंद या फिर कंगारू छंद के नाम से जानते हैं। अगर अन्य तरह से देखें तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रा नमपंत को मुक्त छंद के हिंदी काव्य में संस्थापित करने का श्रेय
दिया जाता है। और मुख्य रूप से अगर बात करें तो यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को इसका श्रेय दिया जाता है मुक्त छंद के प्रणेता के रूप में। वहीं पर जयशंकर प्रसाद ने कुछ कविताओं में मुक्त छंद में रची है, जैसे कि पिछोला की प्रतिध्वनि, परंतु व्यापक रूप से वे मुक्त छंद को स्वीकार न कर सके। कौन? जयशंकर प्रसाद, जो कि छायावादी काल से संबंधित है। 233 नंबर प्रश्न है कि निराला जी का प्रथम काव्य संग्रह है तो वह कौन सा है इनमें से? तो प्रथम काव्य संग्रह इनका है अनामिका। और जो छायावादी जो कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उनका प्रथम काव्य संग्रह अनामिका, जो कि 1923 ईस्वी में प्रकाशित होता है, और द्वितीय अनामिका जो कि 1938 ईस्वी में प्रकाशित होता है। और इनके अन्य रचनाओं की हम लोग बात करें, जो काव्य रचना है परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, बेला, अर्चना, नए पत्ते, आराधना, गीत गुंज, सांध्य गीत, और राम की शक्ति पूजा और सरोज स्मृति, जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचनाएं हैं। और अगला 234 नंबर प्रश्न है कि सरोज स्मृति में सरोज कौन है? तो सरोज स्मृति में जो सरोज है वह निराला जी की पुत्री का नाम है सरोज। और यदि हम लोग सरोज स्मृति की बात करें तो यह निराला द्वारा रचित एक लंबी और अत्यंत मार्मिक कविता है, मतलब दुखद कविता है। इसे हिंदी का पहला शोक गीत भी कहा जाता है। और यह कविता निराला ने अपनी पुत्री, जो उनकी सरोज नाम है, उन्हीं के मृत्यु के बाद यह लिखते हैं। ठीक है, तो 1934 में इनकी पुत्री का देहांत होता है और ये 1935 में इस रचना को लिखते हैं। और इसमें पिता का अपनी बेटी के प्रति प्रेम और उसकी यादें और कुछ असमय मृत्यु का दुख व्यक्त इसमें किया गया है। और कविता का विषय देखें तो इसमें निजी वेदना हो गया, सामाजिक आलोचना हो गया और आत्मकथनात्मकता है। यह तो सरोज स्मृति क्या है? केवल एक पिता का ही विलाप नहीं है, बल्कि एक कवि की जो पीड़ा है, सामाजिक व्यवस्था पर प्रश्न उठाए जाते हैं और मानवीय करुणा की एक सख्त अभिव्यक्ति हमको देखने को मिलती है इनकी रचना सरोज स्मृति में। 235 नंबर प्रश्न है कि निराला की अंतिम कविता कौन सी है? तो उनकी अंतिम कविता है पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अंतिम कविता है पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है, आशा का प्रदीप जलता है हृदय कुंज में, अंधकार पथ एक रश्मि से सुझा हुआ है, और दिंग निर्णय ध्रुव से जैसे नक्षत्र पुंज में। तो यह 1961 में लिखी गई है यह कविता। और इस कविता में एक पंक्ति है, सिद्ध योगियों जैसा या साधारण मानव ताक रहा है भीष्म शरों के कठिन सेज पर। अगला प्रश्न 236 नंबर की, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र 9 पंक्तियां, यह किससे संबंधित है? तो यह भी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी से संबंधित है कि प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र 9 पंक्ति कविता का संबंध सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के संबंधित है। और उनकी यह कविता मुक्त छंद के अंतर्गत वरदे वीणा वादिनी शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित होती है। और निराला जी के काव्य, उपन्यास, कहानी, समालोचना, निबंध आदि उन्होंने लिखे हुए हैं। 237 नंबर प्रश्न के निम्नलिखित में से निराला की व्यंग्य परक कविता कौन सी है? तो अगर उनकी व्यंग्य परक कविता को हम समझे तो उनका नाम है तोड़ती पत्थर की कुकुरमुत्ता। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा 1942 ईस्वी में रचित एक व्यंग्य परक कविता भी है, और जिसका मूल जो स्वर है वह प्रगतिवादी है, और यह निराला के काव्य संकलन नए पत्ते के अंतर्गत है। तो इसमें जो व्यंग्य परक कविता है वो कौन सी है? कुकुरमुत्ता, तोड़ती पत्थर में कुकुरमुत्ता है, जो कि 1942 में रचित है, और यह व्यंग्य परक एक कविता है। अगला प्रश्न है कि 238 नंबर की, कुकुरमुत्ता कविता किस कवि ने लिखी है? तो यह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखी है, जो कि 1942 में इसको रचते हैं। 239 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन उत्तर छायावादी कवि नहीं है? तो इसमें से उत्तर छायावादी कवि कौन से नहीं है? तो यह राम कुमार वर्मा, जो कि उत्तर छायावाद कवि नहीं माने जाते हैं। और राम कुमार वर्मा उत्तर छायावादी कवि नहीं, और राम कुमार वर्मा का नाम छायावादी के द्वितीय वर्ग के कवियों में सर्वाधिक उल्लेखनीय है। उनके रूप राशि, निशीथ, चित्ररेखा, आकाशगंगा आदि काव्य संग्रहों में छायावादी पद्धति की रचनाएं संकलित हैं। तो ये उत्तर छायावादी में नहीं आते, छायावादी में ही आते हैं। और इनका जन्म 1905 में होता है, और यह एमपी सागर जिले में इनका जन्म होता है राम कुमार वर्मा का। और यह एक साहित्य में एक प्रसिद्ध कवि, नाटककार और एकांकीकार के रूप में जाने जाते हैं, और उन्हें एकांकी का सम्राट भी कहा जाता है राम कुमार वर्मा को। अगर इनके काव्य, और इनका देहांत कब होता है? 1905 में इनकी जन्म होता है, और 1909 में 90 में इनकी मृत्यु हो जाती है। अगर इनके काव्य रचनाओं की हम लोग बात करें तो वीर हमीर 1928, चित्रकूट की यात्रा 1929, निशीथ 1930, अंजलि 1930, एकलव्य 1937, उत्तरायण 1940, ऋतुराज 1945। और इनके एकांकी संग्रह की बात करें तो बहुत ही फेमस है, इसको थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करेंगे। कौन से? राम कुमार वर्मा के द्वारा रेशमी टाई, जो कि 1941 में प्रकाशित होती है, फिर चारू मित्रा 1942 में,
फिर सप्त किरण 1950 में और पृथ्वीराज की आंखें 1938 में और दीपदान जो 1940 में प्रकाशित होती है। और इनके अलावा उन्होंने आलोचनात्मक ग्रंथ जैसे हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास भी उन्होंने लिखा है, जो कि 1938 में प्रकाशित होती है, और यह एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है राम कुमार वर्मा के द्वारा रचित। तो राम कुमार वर्मा जो कि छायावादी काल से संबंधित है, और इनको क्या है, एक जो एकांकी है उनका सम्राट कहा जाता है राम कुमार वर्मा का। और इनका जन्म 1905 में मध्य प्रदेश और सागर जिले में होता है, एमपी में ही, और इनकी मृत्यु 1990 में होती है। छायावाद के द्वितीय वर्ग के कवियों में अगर हम लोग रखें इसमें, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा हो गए, उदय शंकर भट्ट और मोहनलाल महतो वियोगी, और लक्ष्मी नारायण मिश्र और जनार्दन प्रसाद झा द्विज, और गोपाल सिंह नेपाली, केदारनाथ मिश्र, प्रभात और आर प्रसाद सिंह, ये सब क्या है, ये छायावाद के द्वितीय वर्ग के कवि हैं। अगर मुख्य स्तंभों की बात करें छायावादी काल में, तो जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा और महादेवी वर्मा को माना जाता है। जो 40 नंबर प्रश्न है कि फैंट समाटा का संबंध हिंदी के किस काव्य आंदोलन से जुड़ा हुआ है, तो यह छायावाद काल से जुड़ा हुआ है कि फैंट समाटा का संबंध हिंदी के छायावादी काव्य आंदोलन से जुड़ा हुआ है। और रहस्यवाद की अंतर्भूत रचनाएं पहुंचे हुए पुराने संतों या साधकों की उसी वाणी के अनुरूप पर होती है, जो तुरीय अवस्था या समाधि दशा में नाना रूपों के रूप में उपलब्ध आध्यात्मिक ज्ञान का आभास देती हुई जाती है। और इस रूपात्मक आभास को यूरोप में छाया, जो कि फैंट शमाटा के नाम से जानते हैं, और जो ऊपर की पंक्तियां हैं और यह उसका अनुकरण करती है। फैंट शमाटा का मतलब एक तरीके से छाया ही हुआ, जो कि छायावाद से संबंधित है। 241 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एक रचना राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की नहीं है, तो इसमें से जो रचना है वह राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की नहीं है, तो वह प्रभात फेरी, जो कि नरेंद्र शर्मा के द्वारा रचित है। और प्रभात फेरी प्रगतिवादी कवि जो कि नरेंद्र शर्मा की काव्य रचना है, जबकि शेष रचनाएं वो राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा से संबंधित है। हम विश्वाई जन्म के बालकृष्ण शर्मा नवीन की है, सूत की माला हरिवंश राय बच्चन की, तथा अगर विसर्जन की बात करें तो उदय शंकर भट्ट की है। और राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के कवियों की हम लोग बात करें तो इसमें माखनलाल चतुर्वेदी, श्याराम शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा नवीन, सोहनलाल द्विवेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, केदारनाथ मिश्र, प्रभात के नाम से भी जानते हैं इनको, उदय शंकर भट्ट, हरिवंश राय बच्चन और श्याम नारायण पांडे। अगर हम लोग राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा की बात करें तो इसमें उन कवियों को, जैसे कि जो देशभक्ति हो गए, राष्ट्रीयता हो गए, और जो संस्कृति का हमारा गौरव है उसको प्रमुखता देते हैं, तो इसलिए इनको इस राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा में रखा जाता है। जैसे कि देशभक्ति और बलिदान के लिए इसमें विषय मानते हैं, ऐतिहासिक और पौराणिक गौरव हो गया, सामाजिक चेतना हो गया, तो ये सब राष्ट्रीय जो सांस्कृतिक है उन सब चीज़ों को आगे बढ़ाने का कार्य करते रहता है, उस पर कविताएं लिखते हैं। 242 नंबर प्रश्न है कि एक भारतीय आत्मा किस कवि को कहा जाता है, तो वह माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। अगर माखनलाल चतुर्वेदी की बात करें तो उनका सरल भाषा और ओजपूर्ण भावनाओं के अनूठे हिंदी रचनाकार थे, और इनकी रचनाओं में देश और प्रगति, गंभीर प्रेम और देश कल्याण के लिए आत्मोत्सर्ग की उत्कट भावना दिखाई देती है। और पुष्प की अभिलाषा इनकी बहुत ही प्रसिद्ध कविता है, और ये कर्मवीर राष्ट्रीय दैनिक के संपादक भी रहे हैं। तो ये कौन से पत्रिका के संपादक रहे हैं, तो कर्मवीर के, और इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। इनका उपनाम एक भारतीय आत्मा के नाम से भी है, और इनका परिवार राधा वल्लभ संप्रदाय के क्या है, अनुयायी है, मतलब उनको मानने वाले हैं। अगर अन्य तरह देखें तो 1913 ईस्वी में माखनलाल चतुर्वेदी ने प्रभा पत्रिका का संपादन आरंभ किया। तो 1913 में किससे जुड़ा, प्रभा पत्रिका से, और 1919 में जबलपुर में जो कर्मवीर का प्रकाशन किया। तो 1913 में प्रभा पत्रिका और 1919 में जबलपुर में कर्मवीर का प्रकाशन। और चतुर्वेदी जी ने 1924 ईस्वी में गणेश शंकर विद्यार्थी की गिरफ्तारी के बाद प्रताप का संपादकीय कार्यभार संभाला, और 1927 ईस्वी में भरतपुर में संपादक सम्मेलन के अध्यक्ष बने, और 1943 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन का कार्यभार संभाला। और आगे चतुर्वेदी जी की अगर रचनाओं को प्रकाशन की दृष्टि से इस क्रम में हम रख सकते हैं: कृष्णा अर्जुन युद्ध 1918 में, हिम किरीटिनी 1941, साहित्य देवता 1942, हिम तरंगिनी 1949, माता 1952, युग चरण समर्पण और वेरुले गुंजो धरा आदि इनकी कविताएं हैं। और इन्हें 1955 ईस्वी में जो कविता हिम तरंगिनी है, जो कि 1949 में लिखी गई थी, और 1955 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, और साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कार प्राप्त करने वाले हिंदी के प्रथम रचनाकार के रूप में माने जाते हैं। तो जो माखनलाल चतुर्वेदी हैं वह हिंदी साहित्य का जो बहुत ही अच्छा एक पुरस्कार है, जो कि साहित्य अकादमी पुरस्कार से नाम से उल्लेख है। तो इनको हिंदी का पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 में मिलता है हिम तरंगिनी के लिए। अगर माखनलाल चतुर्वेदी की हम लोग बात करें तो इनका जन्म
और 1889 ईस्वी में होता है और यह मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में हुआ। और यह क्या है, प्रसिद्ध कवि हैं, लेखक हैं और पत्रकार भी रहे हैं। और इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा हिम कृष्ण 1939, हिम तरंगिणी 1949, और उसके बाद हिम तरंगिणी के लिए इनको 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल रहा है। माता जो कि 1951 में रचित है, समर्पण 1956 में, युग चरण 1956 में, और बेड़ू लो गोंजो धरा, देखिए यहाँ पे जो बेड़ू ले गुंजो धरा है यह 1960 में प्रकाशित है। और पुष्प की अभिलाषा जो कि बहुत ही फेमस है, यह 1922 ईस्वी में प्रकाशित होती है, जो देश प्रेम को दर्शाती है। अगर इनके निबंध संग्रह की बात करें तो साहित्य देवता 1942 में, अमीर इरादे गरीब इरादे 1960 ईस्वी में इनकी प्रमुख जो निबंध है वह है। और पत्रिका के क्षेत्र में अगर देखें तो कर्मवीर और प्रभा जैसी पत्रिकाओं का भी संपादन इन्होंने किया है। और 30 जनवरी 1918 को इनका निधन हो जाता है। तो 1889 से लेकर के 1968 में या यहाँ तक रहते हैं। अगर 89 को आप उल्टा कर देंगे तो 68 हो जाएगा। इस तरह से याद कर सकते हैं माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म और मृत्यु का समय। हिंदी के कवि को एक भारतीय आत्मा नाम से एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है, तो वह माखनलाल चतुर्वेदी को जाना जाता है। पुष्प की अभिलाषा किसके द्वारा रचित है, तो पुष्प की अभिलाषा की अगर बात करें जो कि 1922 ईस्वी में रचित है और यह माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा लिखा हुआ है। 245 नंबर प्रश्न की कुछ ऐसे तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, यह पंक्तियाँ किस कवि की हैं, तो यह पंक्तियाँ बाल कृष्ण शर्मा नवीन जी की हैं। और अगर बाल कृष्ण शर्मा नवीन की हम लोग बात करें, अगर हम लोग बाल कृष्ण नवीन की बात करें तो इनका जन्म 1897 ईस्वी में 8 दिसंबर को मध्य प्रदेश के सजादपुर जिले में होता है। ठीक, कहाँ पे हो रहा है, तो ये अभी एमपी के हैं, सजादपुर जिले के। और यह एक कवि हैं, पत्रकार है और स्वतंत्रता सेनानी भी है। और बाल कृष्ण शर्मा नवीन की रचनाओं में अगर देशभक्ति और प्रेम दोनों का हमको मिश्रण देखने को मिलता है। अगर हम लोग इसके काव्य संग्रह की बात करें तो कुमकुम जो कि 1936 में प्रकाशित होती है, आप पलक 1951 में, फिर क्वाशी 1952, और विनोबा अस्तवन 1955, उर्मिला 1957, रश्मि रेखा 1958, और हम विश्वाई जन्म के 1964 ईस्वी में यह प्रकाशित होती है। और नवीन जी ने पत्रकारिता के जो क्षेत्र में प्रभा और प्रताप है, प्रभा और प्रताप, बालकृष्ण शर्मा के अगर पत्रिकाओं की बात करें तो प्रभा और प्रताप जैसी पत्रिकाओं का यह संपादन करते हैं। और इनका मृत्यु 1960 ईस्वी में हो जाता है। तो जन्म कब हो रहा है, इनका जन्म 1897 ईस्वी में हो रहा है और 1860 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो रही है। उस चीज़ को भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि झांसी की रानी कविता में किंतु काल गति चुपके चुपके वाली घटा घेर लाई पंक्तियां के माध्यम से क्या कहा गया है, तो राजा की मृत्यु हो गई इस पंक्ति के माध्यम से कहा गया है। झांसी की रानी कविता किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई पंक्तियों के माध्यम से कहा गया है कि राजा की मृत्यु हो जाती है और उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई, यह पूरी पंक्तियां है। और तीन चलाने वाले कर में उसे चूड़िया कब भाई रानी विधवा हुई है विधि को भी न दया। इस कविता की रचनाकार जो है सुभद्रा कुमारी चौहान को माना जाता है। और जो झांसी की रानी है ये बहुत ही ओजपूर्ण कविता है, जो कि जब ये जो पंक्तियां हैं उनके जो पति हैं झांसी की रानी महालक्ष्मी बाई मणिकर्णिका, इनके जो पति हैं गंगाधर और तिलक, इनका जब मृत्यु हो जाता है तो उस पर यह जो कविता की जो पंक्तियां उन्हीं पे लिखा गया है। हालावाद के प्रतिष्ठित कवि हैं, तो हालावाद के जो प्रतिष्ठित कवि हैं वह हरिवंश राय बच्चन को माना जाता है। और हालावाद के प्रतिष्ठित कवि हरिवंश राय बच्चन और उन्हें व्यक्तिक प्रगति काव्य और छायावाद के बाद के कवि इनको कहा जाता है। इनकी बात करें अगर तो ये बहुत ही अच्छे रचनाकार है। 1907 ईस्वी में इनका जन्म उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ जिले में होता है। और वह शुरुआत में गाँव में ही शिक्षा लेते हैं, फिर इन्होंने MA और MHD किया और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अंग्रेजी के प्रोफेसर के रूप में भी काम किया। और इनकी पहली पत्नी श्यामा की मृत्यु जो होता है टीबी से हो जाता है। फिर यह दूसरी शादी करते हैं तेजी सूरी से। फिर अमिताभ बच्चन और अजिताभ जो बच्चन है उससे यह पुत्र इनको प्राप्त होते हैं तेजी सूरी से। तो अमिताभ बच्चन के पिता कौन है, हरिवंश राय बच्चन है, इसको याद रखेंगे। अगर और इनकी मृत्यु कब होती है, 1907 में इनका जन्म होता है और मृत्यु 2003 ईस्वी में होता है। अगर इनकी कविताओं की बात करें तो हम लोग तो इनकी रचना में मधुशाला 1935, फिर मधुशाला हो गया, मधुबाला 1936, मधु कलश 1937, निशा निमंत्रण 1938, एकांत संगीत 1939, सतरंगड़ी 1945, बंगाल का अकाल 1946, दो चट्टानें 1965। क्या भालू देखिए इनके जो कुछ 4 आत्मकथाएं उसको भी याद रखेंगे हम लोग। क्या भोलू के याद करो 1969, उसके बाद नीर का निर्माण फिर, या क्या है इनकी 4 आत्मकथाएं। पहला क्या भोलू के याद करो 1969,
और उसके बाद नीर का निर्माण फिर यह 1970 में, और बसेरे से दूर आत्मकथा 1977 में, और 10 द्वार से सोपान तक या 1985 ईस्वी में लिखी जाती है हरिवंश राय बच्चन के। और इनको हालावाद का जो प्रतिष्ठित कवि माना जाता है। हालावाद का क्या मतलब होता है, थोड़ा सा समझा देता हूँ मैं। यहाँ पे जो हालावाद है, इसका मतलब है कि जीवन में जो दुख को भुला करके आनंद और मस्ती में जीना चाहिए। हालावाद का यही मतलब है एक तरीके से। जैसे कि अपने दुख और गम को भुला करके एकदम आनंद में जीते रहिए। एक यह क्या है, एक साहित्यिक आंदोलन था जिसमें व्यक्तिवाद, निराशा और प्रेम की भावना को व्यक्त किया जाता था। तो यह हमारा हालावाद है, जिसके प्रणेता हरिवंश राय बच्चन को माना जाता है, जो कि अमिताभ बच्चन के पिता हैं। और 1907 ईस्वी में इनका जन्म होता है प्रतापगढ़ जिले में, उत्तर प्रदेश में, और इनकी मृत्यु 2003 में होती है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा आप लोग के लिए। मैंने अच्छे से एनालिसिस किया। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। थैंक यू।